स्टैटिक जीके की सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले भी 2 वीडियो मैं जारी कर चुका हूँ, जिसमें पहले वीडियो में हिस्ट्री से संबंधित और दूसरे वीडियो में भी स्टैटिक जीके की हिस्ट्री से संबंधित कुछ नोट्स और कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कराई है। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है अनुसूचियाँ, जो कि अक्सर आपको किसी ना किसी पेपर में देखने को मिल ही जाता है। चाहे वो आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे बीडीओ का हो, चाहे कोई भी अन्य वनडे एग्जाम हो, इस टॉपिक से आना ही आना होता है क्वेश्चन को। जैसे कि अभी रिसेंटली पुनर्परीक्षा जो बीडीओ की हुई है 4 शिफ्ट में हुई, तो चारों शिफ्टों में एक एक प्रश्न अनुसूची से मिला ही मिला है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप चेक भी कर सकते हैं पेपर के, जो चारों शिफ्ट के पेपर हुए हैं बीडीओ पुनर्परीक्षा के। तो चलिए बिना समय को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुमार मनीष और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रोजगार विद कॉप मनीष। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, और अगर आप हमसे किसी भी प्रकार का कोई डाउट या क्वेरीज है आपकी, या कोई भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप कम्युनिकेट भी हमसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम अपने टॉपिक पे आ गए हैं। सबसे पहले तो आप देखिए, टॉपिक का नाम है जो अनुसूची है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर वनडे एग्ज़ाम हो चाहे अदर एग्ज़ाम हो, इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता ही होगा। सबसे पहले तो देखिए कि अनुसूचियाँ होती कितनी हैं। तो जो मूल संविधान था, मूल संविधान में अनुसूचियाँ 8 थीं। वर्तमान में इनकी संख्या 12 हो गई है। अब जो 4 अनुसूचियाँ बड़ी हैं, 9, 10, 11 और 12, इनके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं वीडियो में। हम एक एक करके पहली अनुसूची से शुरू करेंगे और 12वीं अनुसूची तक इसको लेके चलेंगे। तो सबसे पहले आप पहली अनुसूची देख लीजिए। पहली अनुसूची में संघ व राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। पहली अनुसूची में संघ व राज्य क्षेत्र के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। वहीं दूसरी अनुसूची की बात करें तो भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख दूसरी अनुसूची में किया गया है। पहली अनुसूची में क्या कहा गया है? राज्य और संघ क्षेत्र के बारे में विवरण दिया गया है कि ये राज्य हैं, ये संघ के अंतर्गत आते हैं। दूसरी अनुसूची में वहीं वेतन और भत्ते दिए गए हैं जो भारतीय संघ के पदाधिकारी हैं, जैसे आपका राष्ट्रपति हुआ, पीएम हुआ, उपराष्ट्रपति वगैरह हुए हैं, लोकसभा के अध्यक्ष वगैरह हुए हैं। तो इनके जो वेतन भत्तों के जो जानकारी दी गई है वो दूसरी अनुसूची में दी गई हुई है। क्वेश्चन पेपर में आपको यहीं से देखने को मिलेगा। ये 12 अनुसूची तो जो दी गई हैं, इनको रट मारिए आप। मैं इस सीरीज में जो भी वीडियो लेके आया हूँ, उन सभी वीडियो को आपको देखना है और उनको अच्छे तरीके से याद करना है। चाहे आप उनको रट भी सकते हैं, क्योंकि जो आपका पेपर होगा उसमें इन्हीं जो मेरी सीरीज रहेगी, इन्हीं वीडियो से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए, तीसरी अनुसूची की बात करते हैं। तीसरी अनुसूची में क्या दिया है? भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप। दूसरी अनुसूची में क्या दिया था? इसमें इनका वेतन दिया गया था। वहीं तीसरी अनुसूची में इनके शपथ के बारे में बताया गया है कि शपथ कौन दिलाएगा और क्या शपथ में इनको बोलना होगा। देखिए, दूसरी और तीसरी में कंफ्यूज मत हुई। दूसरी में क्या है? पहली में तो देखिए भारत राज्य व संघ क्षेत्र बताया है, जहाँ से शुरुआत होती है हमारे प्यारे भारत की। दूसरी में क्या है? दूसरी में वेतन है, ठीक है। तीसरी में क्या है? उनकी शपथ। अब चौथी अनुसूची देख लीजिए। भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण। देखिए, राज्यसभा में हर राज्यों से प्रतिनिधित्व होता है। जैसे उत्तर प्रदेश से 31 है, 31 लोगों को चुना जाता है राज्यसभा में, जो उत्तर प्रदेश से जाते हैं। इसी प्रकार से ये जो जम्मू कश्मीर हुआ, दिल्ली हुआ और पुडुचेरी हुआ, ये यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, ये राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस चौथी अनुसूची में बताया गया है कि किन केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा में जो सांसद जाते हैं राज्यसभा के, तो इन राज्यों से भी चुनकर जाएंगे राज्यों की तरह। इन केंद्र शासित राज्यों से भी चुन के जाएंगे राज्यों की तरह। ये चौथी अनुसूची में इसका विवरण दिया गया है। आप देखिए पांचवी अनुसूची देखिए। पांचवी अनुसूची में क्या दिया गया है? पांचवी अनुसूची में दिया गया है अनुसूचित क्षेत्रों, मतलब जो SC ST के जो
क्षेत्र दिए गए हैं वहाँ पे प्रशासन कैसा करना है आपको, वहाँ के नियंत्रण के बारे में बताया गया है। क्योंकि देखिए एसटी के जहाँ रहते हैं, जनजातियाँ जहाँ रहती हैं वो जंगल एरिया होता है, वहाँ पे बहुत पिछड़ा एरिया होता है। तो वहाँ की अपेक्षा अगर आप नॉर्मल जो जगह है जैसे कोई गाँव हुआ या शहर हुआ, वहाँ के प्रशासन की तुलना अगर आप एसटी जो आदिवासियों का जगह जहाँ रहते हैं वो उससे करेंगे तो उसमें बड़ा डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। आप जिस तरीके से प्रशासन सामान्य क्षेत्र में करते हैं उस तरीके से प्रशासन आप जनजातीय क्षेत्र में जाके नहीं कर सकते हैं। तो 5वीं अनुसूची में आपको यही बताया गया है कि कुछ विशेष उपबंध दिए गए हैं जो एससी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो क्षेत्र हैं उन पे प्रशासन करने के लिए कुछ प्रशासन को कुछ प्रतिबंध किया गया है कि सामान्य स्तर के क्षेत्र से आप तुलना नहीं कर सकते हो। वहाँ पे आपको एसटी और एससी समुदायों को आगे बढ़ने के लिए कुछ छूट प्रदान की गई हैं। तो ये जो उपबंध दिए गए हैं ये 5वीं अनुसूची में दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 6वीं अनुसूची। तो 6वीं अनुसूची में देखिए क्या दिया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। देखिए 5वीं अनुसूची में क्या है, नॉर्मली एससी और एसटी के जो क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में, लेकिन वहीं 6ठी अनुसूची की बात हो जाती है ये तो पूर्वोत्तर वाले राज्य आ जाते हैं। ये जो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, इनमें जो जनजातीय लोग रहते हैं उनके प्रशासन के बारे में 6वीं अनुसूची में बताया गया है। 7वीं अनुसूची देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो 12 ही अनुसूचियां हैं, लेकिन इसमें से 7वीं अनुसूची भी कुछ ज़्यादा ही होती है। इससे अक्सर प्रश्न दिखता है, अगर अनुसूची से आ रहा है तो 7वीं से तो चांसेस रहेंगे कि 99% 7वीं से ही पूछा जाएगा, या 12वीं या 11वीं से पूछा जाता है। अब देखिए 7वीं अनुसूची में क्या है, शक्तियों का विभाजन बताया गया है। केंद्र और राज्य में जो शक्तियों का विभाजन है उसके बारे में, सेंटर वर्सेस स्टेट, कौन कौन सी शक्तियां सेंटर को दी गई हैं, कौन सी शक्तियां केंद्र को दी गई हैं, किस सूची पर राज्य कानून बना सकता है, किस सूची पर केंद्र कानून बना सकता है, ये सब जो बताया गया है, इसका निर्धारण किया गया है, ये 7वीं अनुसूची में बताया गया है। ठीक है, इसमें मेनली 3 सूचियां हैं। देखिए, एक तो संघ सूची है, राज्य सूची है एवं समवर्ती सूची है। अब ये तो नाम से ही स्पष्ट है कि संघ सूची है तो मतलब सेंटर बनाएगा। संघ सूची में जितने भी विषय शामिल रहे होंगे उनमें सेंटर का पूरा अधिकार है कि वो उन पर कानून बनाएगा। दूसरा राज्य सूची में जितने भी जो कानून बनाए जाएंगे वो राज्यों के द्वारा बनाए जाएंगे। वहीं समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में जितने भी विषय दिए गए हैं उन पर सेंटर प्लस जो स्टेट है वो बना सकते हैं समवर्ती सूची में। ठीक है, राज्य सूची में जितने भी विषय हैं उन पर राज्य ही कानून बनाएगा। संघ सूची में जितने विषय हैं उन पर संघ ही यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बनाएगी, और समवर्ती में दोनों कानून बना सकते हैं। अब देखिए किस सूची में कितने विषय दिए गए हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए संघ सूची में कुल 97 विषय दिए गए हैं, 97 है संघ सूची में। ये सेंटर वाला पार्ट दिया गया है कि इसमें 97 जो विषय हैं इस पर सेंटर कानून बना सकता है, 97। ठीक है, वर्तमान में 98 का उल्लेख है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है। ये जो संघ सूची वाले हैं इसमें राज्य का कोई भी हिस्सा नहीं है, राज्य का कोई भी इसमें प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो विषय रहेंगे इसमें सेंटर ही कानून बना सकती है। अब देखिए राज्य सूची में कुल 66 विषय वर्तमान में 59 कर दिए गए हैं जिन पर कानून राज्य द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए सेंटर में कितने हैं तो पूछेगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि 7वीं अनुसूची के आधार पर राज्य सूची में कितने विषय पर राज्य कानून बना सकता है। तो उसमें आपको राज्य सूची में 66 और वर्तमान में अगर पूछ लिया जाए तो 59 हो गए हैं। वहीं अगर संघ सूची का पूछे तो आपको 97 करना पड़ेगा कि 97 विषय हैं जिन पर सेंटर बना सकती है, स्टेट बना सकता है। स्टेट 66 पे, जो कि अब 57 हो गए हैं। नॉर्मली जो पूछा जाता है तो वो 66 ही पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन आप 57 भी याद करके चलिए। अब देखिए समवर्ती सूची कि इस पे राज्य भी बनाएगा, सेंटर भी बनाएगा। एक चीज़ और मैं आपको इसमें बता दूं कि ये जो राज्य और सेंटर जो समवर्ती सूची है, इसमें अगर जैसे कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि सेंटर बोल रहा है कि हमारा कानून मजबूत है और राज्य बोल रहा है कि हमारा कानून कारगर है, तो इसमें किसका कानून माना जाएगा। कभी कभी हो जाता है, जैसे पश्चिम बंगाल और भारत में भारतीय सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसमें हो गया था किसी कानून को लेकर। तो उसमें ये भी उल्लेख किया गया है संविधान में कि जब सेंटर वर्सेस आपका स्टेट हो जाएगा तो जो पावर ज़्यादा रहेगी वो सेंटर के कानून को ज़्यादा रहेगी पावर, ये भी बताया गया है। जैसे समवर्ती सूची में कोई विषय दिया गया है, ठीक है।
अगर उस पर कानून बनाया जा रहा है, सेंटर ने भी बना दिया और स्टेट ने भी बना दिया, और अब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो इसमें सेंटर का जो कानून रहेगा उसको ज़्यादा पावर दी जाएगी, मतलब वो मान्य रहेगा, वो जो राज्य का है उसको हटा दिया जाएगा, वो मान्य नहीं रहेगा। ठीक है, अब ये देख लीजिए इसमें कितने समवर्ती सूची में कितने विषय दिए गए हैं। तो समवर्ती सूची में देख लीजिए आप 47 विषय, वर्तमान में इनकी संख्या 52 कर दी गई है। इनको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। सेंटर में कितने दिए गए हैं 97, स्टेट में कितने हैं 66, और समवर्ती जो समवर्ती है समवर्ती सूची इसमें 47, ये डेटा है 97, 66, 47, 97, 66, 47। अब इनकी जो वर्तमान स्थिति है उनको इस तरीके से याद कर लीजिए। 97 की जगह कितना कर दिया 98। ठीक है, राज्यों को 67 से घटा के कितना कर दिया 59। समवर्ती में 47 से कितना कर दिया 52। ये है इनकी वर्तमान की स्थिति। और मूल संविधान में इस तरीके से इनको 97, 66 और 47 की इसमें विषय दिए गए थे। ठीक है, ये आपकी 6वीं अनुसूची हो गई है। अब इनमें विषय भी होते हैं, एक विषय भी कभी कभी क्वेश्चन इससे भी बन जाता है कि पुलिस संघ सूची का विषय है या राज्य सूची का विषय है। तो पुलिस ऑब्वियसली राज्य सूची का है। तो देखिए इसमें जिस आगे क्या लिखा हुआ है 52 का उल्लेख है, जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों को है। पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार, ये राज्य सूची के हैं। देखिए पुलिस तो ये ऑब्वियसली आप जानते होंगे कि स्टेट पुलिस होती है। ठीक है, स्टेट के अंडर आती है। लोक स्वास्थ्य है जो, वो भी राज्य सूची के अंदर आई। ये सब आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, इन्हीं से क्वेश्चन पूछने को मिलेगा आपको, यही इन्हीं से पूछा जाएगा क्वेश्चन, इन्हीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाएगा, लोग इनमें से कौन सा विषय है जो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। शेयर बाजार, टेलीविजन, डाकघर और लोक स्वास्थ्य दे देंगे, तो आपको लोक स्वास्थ्य राइट करना होगा कि लोक स्वास्थ्य है ये राज्य सूची के अंदर आता है। तो राज्य सूची के अंदर क्या क्या आते हैं एक बार फिर से देख लीजिए। पुलिस आता है, लोक स्वास्थ्य आता है, स्वच्छता आती है, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, रेलवे पुलिस होती है ना जो जीआरपी कहते हैं इसको, गवर्नमेंट राज्य की पुलिस, ये भी राज्य के अंदर में ही आती है। कारागार देखिए, पंचायती राज, भूमि सुधार, ये सब राज्य के अंदर आते हैं। अब देखिए आप संघ सूची के विषय देख लीजिए। रेडियो और टेलीविजन, शेयर मार्केट आती है, डाकघर आती है, जैसे आप भारतीय डाक देखते हैं, बचत बैंक आते हैं। ठीक है, जनगणना आती है, बैंकिंग सेक्टर जितने भी हैं, बीमा इंश्योरेंस सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, रेलवे मिनिस्ट्री, निगम कर, ये सब संघ सूची के विषय हैं। ठीक है, अब देखिए समवर्ती सूची में कौन कौन से आते हैं। ये सारे तीनों, ये आपको इनमें नंबर से भी याद करना पड़ेगा और आपको ये सब भी याद करने पड़ेंगे कि किस सूची में कौन सा विषय सम्मिलित किया गया है। अब देखिए ये आर्थिक योजना, ये सब समवर्ती के हैं। आर्थिक योजना इस मतलब इस पे राज्य भी कानून बना सकता है और सेंटर भी बना सकता है। आपराधिक मामले हैं जितने, जनसंख्या नियंत्रण है, जैसे कि उत्तर प्रदेश ने बनाया था कि 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं करने हैं, अदरवाइज आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद, तलाक, गोद लेना समवर्ती सूची के विषय हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपकी 8वीं अनुसूची, सॉरी 7वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची देखिए, 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूलतः इसमें 14 भाषाएं थीं। 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा, 1952 में कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, 71वें संविधान संशोधन द्वारा, 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो को 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में किया गया, जिससे इनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई है। ठीक है, तो आपको ये भी याद करना है कि अगर डीपली पूछता है तो इन सब से पूछा जा सकता है। वैसे नॉर्मली जो वनडे एग्जाम जैसे यूपी पुलिस वीडियो हुआ है, इनमें आपसे यही पूछा जाएगा कि 8वीं अनुसूची में किसके बारे में बताया गया, तो भाषाओं के, जो कि 22 भाषाएं दी गई हैं। लेकिन फिर भी आप इनको भी याद कर लीजिए। अब देखिए आगे 9th शेड्यूल में क्या दिया गया है। यहाँ से शुरुआत होती है। ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं थी, तब संविधान बनाया गया था। तो ये यहाँ से ये जो अब जितनी भी अनुसूचियाँ आएंगी ये संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं। तो 9th शेड्यूल देखिए 1951 में जोड़ा गया है। प्रथम संविधान संशोधन, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो वो 9th शेड्यूल है। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी संविधान में, तो आपको प्रथम संविधान संशोधन 1951 करना है। ठीक है, इसमें देखिए विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन कहा गया है।
9वीं अनुसूची को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया। वर्तमान में इस सूची में 284 अधिनियम हैं। अब देखिए 10वीं अनुसूची, देखिए अब 10वीं अनुसूची में क्या दिया गया है। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध 52वें संविधान संशोधन 1985 में शामिल किया गया है। ठीक है, पहले क्या होता था, आपने देखा ही होगा अगर आपने हिस्ट्री में और पॉलिटी में पढ़ा होगा कि पहले क्या होता था कि किसी जैसे कोई पार्टी सेंटर में अपनी सरकार बनाती है। ठीक है, अब वो गठबंधन से सरकार बना रही है, तो क्या होता था कि एक पार्टी है जिसके सपोज 22 सांसद हैं, अब वो कह रहे हैं कि हमें भी मंत्री बनना है। अब जैसे ये मंत्री नहीं बनाया, इनको किसी सांसद को मंत्री नहीं बनाया, तो वो जाके दूसरे दल में चला जाता था। इससे क्या होता था, ये दूसरे दल में अभी सपोज ये एनडीए में है। ठीक है, एनडीए के गठबंधन में अभी एक सांसद जी को मंत्री नहीं बनाया, अब वो गुस्सा हो गए, तो गुस्सा होकर दूसरे, अब वो कहेंगे हम एनडीए से हम कांग्रेस में चले गए या फिर हम किसी दूसरे उसमें चले जाएंगे पार्टी में। तो ये इससे क्या होता था अक्सर कि पार्टियां गिर जाती थी, जो सरकार थी वो गिर जाती थी एक दो मंत्री के चक्कर में, जिनको एक दो सांसद के चक्कर में, जिनको मंत्री नहीं बनाया जा रहा या कोई दूसरी वजह से वो दूसरे दल में चले जाते थे, जिससे पूरा सरकार गिर जाती थी और जो चुनाव हुआ है इतना पैसा खर्च होता था, इसमें नुकसान होता था। तो इसी को देखते हुए 10वीं अनुसूची का इसमें संविधान में जोड़ा गया था 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा, कि इस तरीके से जो भी दल परिवर्तन करेगा, एक लिमिटेड संख्या बताई गई थी उससे, कि उससे कम अगर कोई भी दल में दूसरे दल का परिवर्तन करेगा तो उसकी जो मेंबरशिप है लोकसभा से या लोकसभा से, तो उसकी मेंबरशिप को हटा दिया जाएगा, उसको मेंबर हटा दिया जाएगा, मतलब वो एमपी नहीं रहेगा। देखिए उसके बाद देखिए 11वीं अनुसूची में क्या कहा गया है, ये पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार, दायित्व आदि के बारे में उपबंध, वेरी इंपॉर्टेंट। पंचायती पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न कि 11वीं अनुसूची में क्या है, तो पंचायतें हैं 11वीं में। 12वीं में क्या है, नगर निगम है। ठीक है, नगर पंचायतें भी कह सकते हैं। 73वें संविधान संशोधन 1952 में किया गया था। टोटल इसमें 29 विषय हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। 11वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था, 73वें संविधान संशोधन 1952 में। विषय किन से, 29 विषय हैं, पंचायतों के बारे में बताती है। ठीक है, अगला देखिए लास्ट 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में देखिए क्या है, नगर पालिकाएं हैं, नगर पालिकाएं हैं। 74वें संविधान संशोधन 1952, देखिए 73वां संविधान संशोधन प्लस या फिर 74वां संविधान संशोधन, ये एक साथ ही हुए थे, मतलब एक ही साल में हुए थे 1992 में। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि 93 भी 1992 में, तो हाँ, तो 93 भी हुआ था 1992 में और 74वां भी 1992 में ही हुआ था संशोधन। तो 11वीं में पंचायतें हैं, 12वीं में नगर पालिकाएं हैं। इसमें नगर पंचायतों में 29 विषय हैं और आपका ये जो नगर पालिकाएं हैं इसमें 18 विषय हैं। आई होप वीडियो पसंद आ रहा होगा आपको। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम फिर से इसको आपके सामने आके आपके डाउट क्लियर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ फिर से लाइक मैं बोल रहा हूँ जरूर करके जाएँ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।